कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिता वस्सैफ फलियअबुद रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं सर मंडवाते ही ओले पड़ जाएं, बिल्कुल ऐसा रेहान खान ने हमारे साथ किया है। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई कि उसने कहा कि पहले हमारे पीक्यूज के लिए टाइम निकाल लें, नहीं तो हमने पता नहीं क्या कर देना है। PQ5 in which consolidated financial statement as well profit loss need to be prepared but unable to understand how to make adjustment. Can you please solve one question of this type so that we will understand how to make adjustment? बच्चों, रेहान खान मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है? अगर सोल्यूशन अवेलेबल है तो फिर परेशानी किस चीज की है यार? किस चीज की परेशानी है? बताएं ना रेहान खान। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो फिर सोल्यूशन देख के भी बात समझ नहीं आती। Unable to understand solution। यार नहीं यार, सोल्यूशन इतने प्यारे प्यारे सोल्यूशन लिखे गए हैं। अच्छा, क्या किया जाए? ये मसला रेहान खान को है या बाकी किसी को भी है? बाकी किसी को भी है ये मसला। अच्छा, बोल लें। जी प्लीज जवाब दें। कुछ पॉइंट्स में मसला आता है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आपसे, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यस राव, मुझे भी ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी और ऐसा ही जवाब मैं चाहता था कि आप व्हाट्सएप में डिस्कस करें। असल में ना व्हाट्सएप में आपकी आपस में बड़ी चैट चल रही होती है, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करता। वो कहते हैं जब बड़े दो आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं तो व्हाट्सएप की चैट में जंप इन नहीं करता। लेकिन अगर आप मुझे मेरा नाम मेंशन करके मुझे एड्रेस करके क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड। तो मैं उसमें जी आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। जी पूरा क्वेश्चन कह रहे हैं रेहान खान, जस्ट वन क्वेश्चन का मतलब पूरा क्वेश्चन की या एक क्यूरी है तो पूछ लें। चलिए मैं इसको ना और थोड़ा आसान बनाता हूँ कि टोटल यू हैव 14 PQs। क्यों ना हम एक सेशन रखें सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक सेशन रखते हैं जिसमें ना हम पहले 7 PQs को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मुझे टाइम सोचना पड़ेगा कि टाइम क्या हो, क्या टाइम हो। कल थर्सडे है, थर्सडे में यानी कि चैटिंग के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू हम डिस्कस कर रहे होंगे। थर्सडे में कल 3 बजे रख लेते हैं। पहले 7 PQs की बात कर रहे हैं। 7 PQs के अंदर जो मसला हो कल आप मुझे डिस्कस कर लें, ठीक है? कल मैं तकरीबन 2:15 पे फ्री होता हूँ अपनी क्लासेस से, तो 3 बजे हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये इनफॉर्मल सेशन होगा। इनफॉर्मल सेशन के अंदर हम चैट कर रहे होंगे, वॉइस मैसेजेस के थ्रू डिस्कस कर रहे होंगे। चलें आप कर लीजिएगा जूम पे मीटिंग अरेंज, लेकिन ये इनफॉर्मल सेशन होगा, यानी कि हमारा ये सेशन काउंट नहीं हो रहा होगा, हमारी अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही होगी।
तो दिस विल बी इनफॉर्मल सेशन, तो आप मुझसे कर लीजिएगा, जूम पे मुझे ले लीजिएगा, ठीक है? चले ले, अब ना मुझे जरा IFRS 9 पे आने दें, हमारे आज के टॉपिक पे आने दें, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इफ फाइनेंशियल इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर 3 खूबियां हो कि इनिशियली या तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो या बड़ी नॉमिनल सी हो, और इसकी वैल्यू चेंज होती हो अंडरलाइन की वैल्यू चेंज होने से, और इसको सेटल होना हो फ्यूचर में। इसकी कुछ एग्जांपल फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, स्वैप्शन है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं आगे चलूं। क्या डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट होते हैं या लायबिलिटी होते हैं? डेरिवेटिव क्या होते हैं? यहाँ डेफिनेशन में तो लिखा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन क्या ये एसेट होते हैं या ये लायबिलिटी होते हैं? हिजर ने कहा ये दोनों होते हैं, हाफिज ने कहा, मुजम्मिल ने कहा। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है जी? किस पे डिपेंड करता है? एक बच्चे ने बोला डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है भाई? टीचर पे। डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग, डिपेंड्स बायर और सेलर। नहीं जनाब, राव आपका जवाब बिल्कुल गलत है। कौन सी सिचुएशन पे? खिजर कह रहे हैं सिचुएशन पे। कौन सी सिचुएशन पे? सिचुएशन तो आपने बतानी है। देखें, इसके लिए आपको सिंपल वर्ड पता क्या बोलना चाहिए? अगर फेवरेबल है तो एसेट, अनफेवरेबल है तो लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा एक लफ्ज बोलना चाहिए, डिपेंड करता कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर ये फेवरेबल हो जाए तो एसेट है, अनफेवरेबल हो जाए तो लायबिलिटी है। सिर्फ वन वर्ड आंसर, ठीक है? फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेबल एसेट, अनफेवरेबल। ठीक हो गया बच्चों? यही बात थी ना। ओके, तो बच्चों डेरिवेटिव, फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फ्यूचर एग्रीमेंट, ऑप्शन, स्वैप, स्वैप्शन, ये चारों पांचों में से कुछ हो सकता है। लेकिन पता है क्या, हमें इनकी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, स्वैप क्या होता है, स्वैप्शन क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, जस्ट ब्रीफली इनको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा 2-3 मिनट के अंदर अंदर। 2-3 मिनट के अंदर जितनी बात समझ आ जाएगी वो काफी है हमारे लिए। मतलब ये वर्ड यूज होंगे, हमें इन वर्ड का बस मीनिंग पता हो, बल्कि इवन मीनिंग भी ना पता हो ना, तब भी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि ये चीज डेरिवेटिव होती है। फॉरवर्ड का नाम ले, आपको पता हो कि ये डेरिवेटिव होता है। फ्यूचर का नाम ले, आपको पता हो ये डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन का नाम ले, स्वैप का नाम ले, तो आपको पता हो ये डेरिवेटिव होता है। तो बस मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 2 से 3 मिनट लगा के इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है समझने की। इस IAS को पढ़ने के लिए आप एक SFM का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पे हमें जस्ट बेसिक नॉलेज हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क क्या है बच्चों? फॉरवर्ड भी फ्यूचर में सेटल होना होता है, फ्यूचर की किसी डेट में। मतलब आज है 17 जून या 18 जून, 17 जून है आज। मैं आज एक डीलर से एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे फलां डेट को 17 जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में 17 सितंबर को 3 महीने बाद मुझे $1 मिलियन चाहिए। वो कहता है कि जी डन करें। मैंने कहा रेट तय करो। उसने मुझे कहा रेट होगा 165। मैंने कहा डन, ओके। नाउ इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ। हम दोनों पे ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट है। फॉरवर्ड और फ्यूचर एग्रीमेंट एक ही है, लेकिन फर्क है हल्का सा। वो फर्क है जो टेलर मेड शर्ट और रेडीमेड के ऊपर फर्क होता है। मैंने वर्ड यूज किया। आपने शर्ट खरीदनी है ना, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो टेलर से बनवा लें, या आप रेडीमेड ऑफ द शेल्फ ले लें जाके, जो पड़ी होगी दुकान में वही आप ले लें। तो 2 ऑप्शन है। आप टेलर मेड कब बनवाते हैं और आप रेडीमेड कब लेते हैं, डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर। अगर आप मेरी तरह स्मार्ट हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड साइज होगा। मतलब आपका 16 कॉलर है तो आपको आपके साइज की शर्ट बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आप मेरी तरह स्मार्ट हैं, 16.5 आपका कॉलर है, तो आपको बड़ी आसानी से शर्ट मिल जाती है।
लेकिन अगर आप थोड़े से बल्की हैं, आपके साइज की शर्ट बाजार से नहीं मिलती, तो आपको फिर टेलर से बनवानी पड़ती है, तो स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। ये शर्ट के ऊपर तो बात समझ आ गई। अब ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट की, जो डॉलर के एग्रीमेंट की बात की थी, इसमें स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या होता है? एक है जी, मुझे $36,354 चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं, कोई रैंडम नंबर, मुझे $75,123 चाहिए। ये बड़ा यूनिक साइज है। इस एग्रीमेंट को मैं लाजमी टेलर मेड ही करवाऊंगा, टेलर मेड ही करवाऊंगा, क्योंकि मार्केट में स्टैंडर्ड लॉट जो चल रही होगी वो $1 मिलियन का एग्रीमेंट चल रहा होगा। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट होते हैं जी टेलर मेड, और फ्यूचर एग्रीमेंट होते हैं ऑफ द शेल्फ। इनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे $1 मिलियन, या कोई भी करेंसी ले लें, $1 मिलियन ले लें, एक स्टैंडर्ड साइज है। आपको $1 मिलियन का, £1 मिलियन का, $1 मिलियन USA, यूके, सॉरी, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एग्रीमेंट करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है। आपको फ्यूचर अवेलेबल होगा, आप फ्यूचर लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरवर्ड नहीं ले सकते। मतलब आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ द शेल्फ मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेलर से नहीं बनवा सकते, आपकी मर्जी है, आप टेलर से बनवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि टेलर के पास तब जाएं जब मुझे मेरे साइज की, मेरी पसंद की चीज बनी बनाई ना मिले। अगर बनी बनाई मुझे मुझे चीज मिल जाती है, तो मैं टेलर के पास क्यों जाऊंगा, मैं बनी बनाई ले लूंगा। तो बिल्कुल ऐसे समझें कि ये स्टैंडर्ड साइज है, ये बने बनाए मार्केट में ये एग्रीमेंट अवेलेबल होते हैं। $1 मिलियन का हम एग्रीमेंट खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए $2,34,656। ये बड़ा यूनिक सा नंबर है। तो इसका कोई आपको स्टैंडर्ड एग्रीमेंट मार्केट से नहीं मिलेगा। आपको ये एग्रीमेंट किसी डीलर के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। यार मुझे इस डेट को, इस रेट पे, इस इतने डॉलर चाहिए, तो ये एग्रीमेंट आपको बंदे के साथ बैठ के, डीलर के साथ तय करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड साइज नहीं है। अच्छा, इनकी फ्यूचर की ना स्टैंडर्ड डेट होती है, स्टैंडर्ड डेट, और नॉर्मली ये डेट होती है क्वार्टर एंड डेट। क्वार्टर एंड का मतलब है 31 दिसंबर, 31 मार्च, 30 जून एंड 30 सितंबर। इसकी कोई स्टैंडर्ड डेट नहीं होती फॉरवर्ड एग्रीमेंट की। आप जब मर्जी ये एग्रीमेंट मेच्योर करवा सकते हैं। मतलब आज 17 जून है, मैंने 17 सितंबर का एग्रीमेंट किया, तो मुझे 17 सितंबर को डॉलर चाहिए, मुझे फ्यूचर एग्रीमेंट सूट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे कह दूं कि मुझे 19 का कॉलर चाहिए, तो भाई मुझे रेडीमेड शर्ट सूट ही नहीं करती, मुझे लाजमी टेलर से बनवानी पड़ेगी। इस साइज की मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती शर्ट 19 कॉलर की। ठीक है, तो भाई अगर मुझे 17 सितंबर का एग्रीमेंट चाहिए, तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, मुझे डीलर के साथ टेलर मेड एग्रीमेंट ही करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड डेट। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड साइज और स्टैंडर्ड डेट है, तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं। आप एक शर्ट खरीद के आए 16 कॉलर की, आपको कहा नहीं यार मुझे कलर पसंद नहीं आया, आप किसी दूसरे दोस्त को दे सकते हैं जिसका 16 कॉलर हो। आप उससे कहेंगे यार ये स्टैंडर्ड साइज है, तुम्हारा भी 16 है, मैं 16 ही लेके आया था, मुझे कलर पसंद नहीं, आप रख लो। लेकिन आप अगर आप 19 का आपका कॉलर हो, आपको पहली बात है रेडीमेड तो मिलेगी नहीं, आप टेलर से बनवाएंगे। और टेलर से बनवाने के बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आती, आप किसी को देने के काबिल भी नहीं है, किसी का ये साइज नहीं है, तो जब ये किसी का साइज ही नहीं है, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये मार्केटेबल नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो मैंने $36,432 का एग्रीमेंट किया है, और मुझे एग्रीमेंट बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, अगर $1 मिलियन का होता तो ये स्टैंडर्ड साइज था, तो मैं इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकता था। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में बस यही फर्क होता है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में फ्यूचर डेट में सेटलमेंट होनी है, और दोनों में कुछ और चीजें भी कॉमन है कि इन दोनों की वैल्यू चेंज होनी है। अंडरलाइन की वैल्यू चेंज होने से इनके ऊपर, दोनों के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो नहीं है या बड़ी नॉमिनल है, और ये दोनों फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट होने हैं, तो दोनों ही डेरिवेटिव, दोनों ही डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड और फ्यूचर में
ये क्लैरिटी है, डिफरेंस दोनों में क्लियर है, फॉरवर्ड और फ्यूचर। चले आगे। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन किसे कहते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर एक ही चीज है। ऑप्शन और फ्यूचर में कोई खास फर्क नहीं है, उनमें ये तीनों चीजें होती हैं सेम, एवरीथिंग इज सेम, ओनली वन एक्सेप्शन, इट इज ऑप्शन, यानी कि ऑप्शनल है। मेरी मर्जी मैं उस डेट पे जाके 17 सितंबर को डॉलर खरीदूं या ना खरीदूं। स्क्रीन दिखा दें, स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? अरे वाह, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ये कौन सी पर्टिकुलर जगह दिखना चाह रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं जी, ठीक हो गया। नाउ लिसन बच्चों, ऑप्शन में और फ्यूचर में सिर्फ फर्क ये है कि फ्यूचर बाइंडिंग है मुझ पे, मुझे ये डेट, उस डेट, प्लान डेट को जाके डॉलर खरीदने ही खरीदने। बट ऑप्शन में मेरी मर्जी मैं खरीदूं, मेरी मर्जी मैं ना खरीदूं। स्वैप में होता है कि हम आपस में पेएबल रिसीवेबल को आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। स्वैप में क्या होता है, पेएबल एंड रिसीवेबल को हम एक्सचेंज करते हैं आपस में। ये हो गया। और स्वैप्शन क्या होता है? स्वैप्शन होता है स्वैप और ऑप्शन का मिक्स, यानी कि करेंगे तो स्वैप, हम पेबल और रिसीवेबल को आपस में एक्सचेंज तो करेंगे, लेकिन हमारी मर्जी हम करें, हमारी मर्जी ना करें। बस ये बेसिक सा फर्क समझ लेना काफी है। अदरवाइज हमें इनकी डेप्थ में जाने की, इनकी टेक्निकल चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या करनी है। जी जी, ऑप्शन में एग्रीमेंट के बाद ही तो मर्जी होती है, एग्रीमेंट से पहले तो मर्जी हर जगह पे है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट में करूं ना करूं मेरी मर्जी, फ्यूचर एग्रीमेंट में करूं ना करूं मेरी मर्जी, कोई भी एग्रीमेंट में करूं या ना करूं मेरी मर्जी। वो करने, एग्रीमेंट से पहले तो मर्जी हर जगह चलती है, लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर में एग्रीमेंट करने के बाद मर्जी नहीं चलती, बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन ऑप्शन में एग्रीमेंट कर लेने के बाद भी मर्जी होती है, हमारी मर्जी उसकी सेटलमेंट करें, हमारी मर्जी सेटलमेंट ना करें। ठीक है राव? नहीं बच्चों, डेरिवेटिव की हमने एग्जांपल समझ ली, डेफिनेशन समझ ली। नाउ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव की अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। एट 1 जनवरी 2019, हमारा नाम है एबीसी लिमिटेड। Agreed with the dealer to buy 1 million US dollar, US dollar at rupees 165 each, at first, चले वो बाद में लिखता हूँ।
it paid sure 100,000 PKR as initial cost जिसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ओहो, एक चीज का मैंने यहाँ पे at 1st January ABC Limited agreed with a dealer to buy $1 million at 165 each at 30th September 2009 19 30th September 2019 डेट मेंशन कर दें। एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज। पीकेआर पर डॉलर 1 जनवरी 19 को ये रेट था 164 का कर लें, 164 का। 30th जून 2019 को 167 का, 30th सितंबर को 168 का। ठीक हो गया। ये कुछ डाटा है। और 30th जून इज ईयर एंड। अब हमने अकाउंटिंग करनी है इस पूरे एग्रीमेंट की। सबसे पहले अब हम 1 जनवरी को क्या करेंगे? 1 जनवरी को मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा? जी कोई बताए 1 जनवरी को क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करनी चाहिए? आलिए छोड़ दें उसको, स्वैप में पेबल रिसीवेबल मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले इस एग्जांपल को जो स्टार्ट किया इसको हम खत्म करते हैं। जी 1 जनवरी को मैं क्या एंट्री पास करूंगा? चले मैं और स्पेसिफिक होकर पूछता हूं कि 1 जनवरी को जो मैंने 1 लाख रुपए पे किया उसका क्या करूं? राव ऐसे तो नहीं कह सकते आप एंट्री पास नहीं होगी। मैंने 1 लाख रुपए पे किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, उस 1 लाख का क्या करूं सिर्फ इतना बता दें। उस 1 लाख का क्या करूं? कैश तो क्रेडिट करेंगे, अहमद इजाज डेबिट क्या करेंगे? रेहान कहता है एक्सपेंस को डेबिट कर दें। एनोनिमस ने भी कहा एक्सपेंस को डेबिट कर दें। शेख अब्दुल राफी ने कहा कॉस्ट को डेबिट कर दें। अब कॉस्ट को डेबिट करने का मतलब क्या है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बच्चे ये कह रहे हैं, तो बच्चों सुने डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कैसे होती है। डेरिवेटिव की अकाउंटिंग होती है इनिशियली और सब्सिक्वेंटली, दोनों टाइम में इसकी अकाउंटिंग होती है फेयर वैल्यू और बाद में भी फेयर वैल्यू, लेकिन बाद में होती है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और इनिशियली फेयर वैल्यू पे होती है, और फेयर वैल्यू होती क्या है? आईएस कहता है कि फेयर वैल्यू नॉर्मली कॉस्ट है। यहां पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम होती है, क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट खरीदा होगा ना, ये फेयर वैल्यू पे ही खरीदा होगा।
ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट की अगर एग्जांपल माइंड में रखेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल है ये बात समझना, लेकिन फ्यूचर एग्रीमेंट की अगर बात रखेंगे ज़हन में, तो आपने फ्यूचर एग्रीमेंट जब खरीदा होगा तो फेयर वैल्यू भी खरीदा होगा। तो कॉस्ट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू इन केस ऑफ डेरिवेटिव। राव इसमें मेथड कोई नहीं है कि हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो मॉडल ही कोई नहीं है। मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेथड कौन सा यूज करना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। नहीं जनाब, डेरिवेटिव के अंदर ये मेथड यूज नहीं होते। डेरिवेटिव का एक ही मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, एक ही मेथड। तो इनिशियली भी किस में रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू विच इज इक्वल टू कॉस्ट। असल में ये कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट इनफेक्ट क्या है, आपने इसको खरीदा है, 1 लाख का एग्रीमेंट आपने खरीदा है, तो ये 1 लाख का एग्रीमेंट है, यही इसकी कॉस्ट है, यही इसकी फेयर वैल्यू है। तो मैं 1 जनवरी को आईएएस कहता है कि ये जो आपने इनिशियली पे किया ये फेयर वैल्यू है और यही कॉस्ट है, तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे। फॉरवर्ड एग्रीमेंट में ये इन शॉर्ट FWD लिख रहा हूँ, इट स्टैंड फॉर फॉरवर्ड एग्रीमेंट। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेबिट, अच्छा इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट डेबिट। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक फाइनेंशियल एसेट ही है, लेकिन सुन ले बच्चों, फॉरवर्ड एग्रीमेंट हमेशा फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। फॉरवर्ड एग्रीमेंट लायबिलिटी भी बन सकता है, वही बात के डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो अभी भी हमारे लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि हमने ये खरीदा है कैश पे करके, 1 लाख रुपए से मैं ये एग्रीमेंट डेबिट कर दूंगा। ले जी, ठीक है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर को क्या होगा। सॉरी, 30 जून को, 30 जून को मैंने वैल्यू किया कि इस एग्रीमेंट की वर्थ क्या है, इस एग्रीमेंट की वजह से मुझे कितना फायदा होना है। मुझे 30 जून को 167 वाला डॉलर कितने में मिलना है, 165 में। मुझे ₹2 का फायदा हो रहा है पर डॉलर, और $1 मिलियन है, तो मुझे 2 मिलियन का फायदा होना है। तो मेरे इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ है 2 मिलियन, लेकिन इसमें से 1 लाख का मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मुझे 1.9 मिलियन का गेन हुआ। ये गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ये गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फॉरवर्ड एग्रीमेंट को मैं 1.9 मिलियन से डेबिट करूंगा। ये बात आप समझ गए होंगे 1.9 से क्यों कर रहा हूँ। 2 मिलियन उसकी वर्थ है। 2 मिलियन कैसे वर्थ है कि एक एक डॉलर के ऊपर मुझे ₹2 का फायदा हो रहा है। तो $1 मिलियन का एग्रीमेंट है, 2 मिलियन का फायदा हो रहा है, तो 2 मिलियन इसकी वर्थ है। हालांकि खरीदा मैंने 1 लाख का था, तो 19 लाख का फायदा हो गया। तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट डेबिट हुआ और गेन क्रेडिट हुआ, और ये गेन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग होगी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। तो थ्रू प्रॉफिट लॉस में तो गेन प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा 1.9 मिलियन। ठीक हो गया बच्चों, ये थी 30 जून की अकाउंटिंग। अब बात करते हैं 30 सितंबर की अकाउंटिंग। 30 सितंबर को जब मैच्योरिटी डेट आई, तो दोबारा गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आज अगर मैं देखूं तो मुझे 160 वाला डॉलर 165 का मिल सकता है, मिलना है, तो 3 मिलियन का मुझे फायदा होना है। तो 3 मिलियन इसकी वर्थ है, लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 मिलियन का रिकॉर्ड किया हुआ है ईयर एंड पे, तो मुझे 1 मिलियन का गेन हो गया। आज लॉस भी हो सकता था, जरूरी नहीं है कि हमेशा गेन ही हो। तो पहले गेन हुआ, बाद में लॉस भी हो सकता था, या पहले लॉस बाद में गेन भी हो सकता था। तो आज मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट को दोबारा डेबिट करूंगा 1 मिलियन से, और गेन क्रेडिट कर दूंगा 1 मिलियन से। जी बच्चों, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, ये एंट्रीज क्लियर है, ये एंट्रीज क्लियर यानी कि क्वेश्चन हो गया खत्म। डेरिवेटिव की अकाउंटिंग आपको आ गई। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, अकाउंटिंग मुकम्मल है इस एग्जाम्पल की।
3 मिलियन को कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हनैन जो भी नाम है, मुश्किल थोड़ा नाम है मुझे pronounce करने में। अच्छा बहरहाल ये इशू ये है कि मुझे 168 वाला डॉलर 165 में मिल रहा है इस एग्रीमेंट की वजह से। तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है मुझे $1 के ऊपर, और 1 मिलियन का एग्रीमेंट है तो 3 मिलियन का फायदा होगा इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट से। तो इस फॉरवर्ड एग्रीमेंट की वर्थ हुई 3 मिलियन। ठीक है हनैन? जी जी जरमीना, आप बिल्कुल डेरिवेटिव पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है क्या, आपने IFRS 9 में शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल शेयर्स की अकाउंटिंग की तरह ही है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह की मिलती जुलती बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं। वो शेयर्स की वैल्यू के ऊपर हमने ये बातें की हुई हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो फिर वो गेन होगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। वो शेयर्स की बातें जरूर हमने की हुई हैं, लेकिन डेरिवेटिव हम प्योर पहली दफा पढ़ रहे हैं। शेयर में तो हमने जमीना ये भी पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस में भी जा सकता है और उसकी में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो डेरिवेटिव का गेन हमेशा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक हो गया जमीना? 1 जनवरी 164। नहीं रेहान, आप ना IS की चार्ट आपके ना राइट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन की राइट साइड, आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे नजर आ रहा है फ्लो चार्ट, इसको समझें रेहान खान। क्या नजर आ रहा है इसमें कि इनिशियली तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे यानी कि फेयर वैल्यू पे। तो इनिशियली भूल जाए कि कितने का डॉलर था और कितने में एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हम इसको रीमेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे। ठीक है, रेहान खान के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अहमद एजाज कहते हैं सर जी 2 मिलियन पे क्या उसकी एंट्री नहीं करेंगे? यार 2 मिलियन पे एंट्री कर दी अहमद एजाज, 2 मिलियन का हुआ तो मुझे गेन कितना हुआ? मेरे पास तो ऑलरेडी 1 लाख का रिकॉर्ड हुआ हुआ था, तो गेन तो मुझे 1.9 का होगा अहमद एजाज। मार्केट वैल्यू डेली चेंज होती है, हम कब कब गेन और लॉस रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट वैल्यू डेली चेंज नहीं होती, सुन ले, दिन में पता नहीं 10 दफा चेंज होती होगी। तो बच्चों, रेहान की कंफ्यूजन को एड्रेस करते हुए और क्लियरली सुन लें, हालांकि मेरा ख्याल था कि बात तो समझ आ गई होगी। सब्सिक्वेंटली मतलब का इसका मतलब क्या है? एट ईच रिपोर्टिंग डेट। बच्चों, एक जनरल कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लें, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो डेटर की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, ये सारी वर्किंग नॉर्मली कब करते हैं? साल के एंड। तो वैल्यूएशन, जब मैं कहता हूं कि बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू शो करवानी है, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू कब डिटरमिन करनी है? बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, तो वो कहता है डेली फेयर वैल्यू चेंज होगी तो डेली मेजरमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे साल के एंड पे, या साल के एंड पे, या जिस दिन सेटलमेंट होगी। जैसे 30 सितंबर को हम फिर कर रहे हैं, हालांकि 30 सितंबर तो ईयर एंड नहीं है, तो 30 सितंबर को हम एंट्री क्यों करें? क्योंकि सेटलमेंट हो गई है। अच्छा, मुजम्मिल ने कहा रिमेनिंग 900 की एंट्री नहीं लेंगे पेमेंट की। 900,000 ये कहां से आया? कहां से आया ये 900,000? मुझे तो नजर नहीं आ रहा 900,000 कहाँ पे है? कहाँ कहाँ है 900,000? मुजम्मिल जल्दी बताए 900,000 कहाँ से आ गया आपके माइंड में? कहाँ से आया 900,000? नहीं, 1 जनवरी के रेट की कोई यूजेज नहीं शहनाज, कोई यूज नहीं है उसका। 19 आपकी उर्दू के सदके जाऊं, 19 मई माइनस 19 माइनस करके वाला, यार ये 19 माइनस करके वाला है कौन सा? मुझे
मुझे मुझे नहीं समझ आ रही क्वेश्चन कहाँ से आपने 19 कहाँ से ले लिया, 9 लाख कहाँ से ले लिया। मुजम्मिल और अब्दुल राफे, मुझे यकीन जाने आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। रिदा साबिर इसका जवाब दे चुका हूँ। रेट डेली चेंज होगा तो क्या हम डेली एंट्री पास करेंगे? नहीं करेंगे, हम साल के एंड पे करेंगे या सेटलमेंट डेट पे करेंगे। ले राफे को समझ आ गया तो मसला ही हल हो गया। जी मुजम्मिल, अब आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे चलें। अरे मुजम्मिल, यार मुजम्मिल, हाँ, यार नहीं यार, एक मिनट मुजम्मिल, और मुझे बात कर लेने दो यार। $1 मिलियन का एग्रीमेंट है, 1 मिलियन रुपीस का नहीं है। और हमने 1 लाख रुपया दिया है। $1 मिलियन आने 165 मिलियन रुपीस के, 165 मिलियन रुपीस के। बल्कि आपको तो पूछना चाहिए 164.9 मिलियन की एंट्री पास क्यों नहीं की। मुजम्मिल, हमने 1 मिलियन दिया है, सॉरी 1 लाख रुपए दिया है, तो बाकी कितना देना है? 164.9 मिलियन। वो तो जब पे करेंगे तो एंट्री पास करेंगे ना। तो उसकी एंट्री में क्यों करूं 1 जनवरी को? जी मुजम्मिल। जी 1 लाख रुपए अहमद इजाज हमारा एसेट की कॉस्ट है। जी 2 मिलियन भी एसेट है अहमद इजाज। तो स्टार्ट में एक और एंट्री भी होनी चाहिए ना, एंड पे भी। नहीं अहमद इजाज, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सुनने, क्वेश्चन कह रहे हैं इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपया। कोई नहीं मुजम्मिल, हम आपसे ऐसे क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, समटाइम ना बड़ी आसान आसान चीजों के अंदर भी ना हम बहुत गहराई में चले जाते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हम असल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये चीज इतनी आसान है। मुझे याद है कि एक दफा ना सीए में एक स्टूडेंट ने आके बताया, कहता 10 नंबर का एक क्वेश्चन था और ना 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर हो गया। कहता मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। मैंने कहा यार वो मैंने क्वेश्चन, कहता मैंने 3 4 दफा दोबारा किया। कहता मुझे यकीन नहीं आया कि 10 नंबर का क्वेश्चन सीए में इतना आसान और इतनी जल्दी से हो गया। तो मुझे लगा मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम आसान चीज भी पढ़ सकते हैं या आसान चीज भी हमारे सिलेबस में हो सकती है। तो हम ना, कितनी आसान सी एग्जाम्पल थी, कितनी आसानी से समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैं ना मानू। जी अहमद इजाज, अब आपको भी क्लियर है ना? हम चले आगे, चले आगे। वो बेशक मैच्योरिटी पे पे करने हैं, लेकिन बनेगी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? एग्रीमेंट की कॉस्ट नहीं यार। अहमद इजाज अपना एक कंसेप्ट ठीक करें। रिमेनिंग 164.9 मिलियन हैव टू पे, नहीं रिमेनिंग इनफैक्ट पूरा 165 पे करना है। ये 1 लाख जो पे किया ना, ये टोकन मनी है। अब जब डॉलर खरीदने जाऊंगा ना 3 महीने बाद, तो पूरा 165 मिलियन पे करूंगा, पूरा 165 मिलियन पे करूंगा। डॉलर चाहे जितना का मर्जी हो जाए, चाहे 150 का हो जाए, चाहे 200 का हो जाए, I'll have to pay 165 rupees per dollar for $1 million. I'll have to pay 165 million rupees. तो मैंने पे करना है। अब ये जो 165 पे करना है ना, ये डॉलर के लिए पे करना है, अंडरलाइन के लिए। ये किसके लिए पे करना है? जरा दोबारा गौर से सुन रहे हैं।
ये पे करना है 165 अंडरलाइन के लिए, लेकिन आपने जो 1 लाख पे किया ये अंडरलाइन के लिए नहीं किया। अहमद एजाज अपना कंसेप्ट ठीक करें, ये 1 लाख रुपया डेरिवेटिव के लिए पे किया, अंडरलाइन के लिए पे नहीं किया। और सही हो गया, और अहमद एजाज को समझ आ गया, क्या बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग होनी चाहिए। शहनाज का क्वेश्चन है कि आपने तो बोला था कि जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में हो जाए वो एग्जाम के लायक नहीं होगा। शहनाज, मैंने कब कहा कि ये एग्जाम में आने वाला? अभी तो मैंने आपको एक ट्रेलर चला के दिखाया और ट्रेलर आसान था, मुश्किल बातें तो अब करूंगा मैं। ये वाकई बिल्कुल सही कहा, ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान, एग्जाम लेवल का नहीं। एग्जाम लेवल की तो बातें अब करेंगे हम। अब आप मुझे बात करने देंगे तो मैं करूंगा, मुझे आप ग्रीन सिग्नल देंगे तो मैं आगे चलूंगा। अगर आप कहेंगे इस एग्जाम्पल में फलां 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 चीज समझ नहीं आई तो मैं रुका रहूंगा। अच्छा बच्चों, सिर्फ एक जुबानी अगर बात करूं, चले चले ठीक है। अच्छा, एक एक जुबानी में बात करूं